हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। कल ही बेटा जी मैंने ये चैप्टर डिटेल में कवर करवाया है और आज मैं इसका क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि आप जब आपका कोई टेस्ट हो या रिवीजन करना हो तो जल्दी से आप इसका रिवीजन कर लो। तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि जहाँ पर भी आपको लगे कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो अपना मैंने जो कल करवाया है उस सेशन को देख लेना, रेफर कर लेना। दूसरी चीज़, मेरे सेशंस मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को 2:30 PM होते हैं और सैटरडे को 2:30 PM हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आज भी होने वाली है इस चैप्टर की, जेनेटिक्स की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। तो जरूर अटेंड करनी है, अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देना लाइक करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं जीन और अलील के डिफरेंस से। जीन होता है डीएनए का वो वाला पार्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, माने वो आरएनए बना सकता है, वो प्रोटीन बना सकता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेस करना। और जो अलील है, अलील होता है जीन का डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम के अलग अलग वैरायटी होते हैं। आइसक्रीम बोले तो जीन, ठीक है, वैरायटीज बोले तो अलील, ठीक है जी। तो या फिर मैं जब आंखों के कलर की बात करती हूँ, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का ग्रे हो सकता है, राइट, किसी का ब्लैक हो सकता है। ये सब क्या है? अलील्स की वजह से। और ये जो कैरेक्टर है, बात तो मैं जीन की कर रही हूँ, कैरेक्टर की कर रही हूँ। तो अलील ट्रेट बना रहा है एंड कैरेक्टर जब मैं बोलती हूँ तो मैं जीन की बात कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात यह है कि जो आपके ये अलील्स है ना, अब हमारे पास क्योंकि दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो मेरे जो अलील है वो पेयर में होते हैं। लेकिन वो जो अलील्स हैं ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो या फिर हमेशा ऐसा ही हो कि दोनों अलग हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, होमोजाइगस कंडीशन, ये कोई शर्त नहीं है। वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं, हेट्रो में भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 3 एलील्स भी लग सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, तो ये भी कोई कंडीशन नहीं है, राइट बच्चों। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं ग्रेगोर मेंडल के बारे में बात करना। इनका जो एक्सपेरिमेंट वाला टाइम था वो 7 साल तक चला था, 1856 से 1863। ये मैथमेटिशियन थे, प्रीस्ट थे, जेनेटिसिस्ट थे। इनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पी के ऊपर हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि जो पी या फिर जो मटर है वो उसका छोटा लाइफ स्पैन है, जल्दी से उसका लाइफ खत्म हो रहा है तो जल्दी से ऑफ स्प्रिंग बनेंगे और बहुत सारे बनते थे, एक बड़ा सैंपल साइज आपको मिल जाता था। डॉर्मेंसी थी नहीं, नेग्लिजिबल थी, लिंकेज नहीं मिली इनको, जो भी कैरेक्टर इन्होंने लिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे इसके विजिबल, और सेल्फ पॉलिनेशन था, ठीक है जी। अच्छा, रीजंस कि इनका काम क्यों नहीं रिकग्नाइज हुआ था, वो ये है कि इन्होंने अपना जो काम पब्लिश हुआ इनका, वो इंटरनेशनल जर्नल में नहीं हुआ। दूसरी बात, ये एक बायोलॉजिस्ट थे, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बिलीव वॉट ही वॉज सेइंग, क्योंकि ये उस बैकग्राउंड से नहीं थे। तीसरी चीज़, ये बार बार बोल रहे थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं। अब हमें पता है वो जीन्स हैं, वो क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन उस टाइम पे किसी ने नहीं माना क्योंकि ये प्रूव नहीं दे पाए। लेकिन 1900 में 3 इंडिपेंडेंट वर्कर्स ने इंडिपेंडेंटली इनके काम को रीडिस्कवर करा। कौन थे? वेरिस, ह्यूगो डे वेरिस, कॉरेंस एंड शर्मैक। अब इनके जब रीडिस्कवर हुआ तो इनकी जो अब हम इन्हें बोलते हैं ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मतलब ये सक्सेसफुल थे। क्यों थे? क्योंकि इनके जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे उस मटर के प्लांट में आपको कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है जी। एंड ऑल्सो इन्होंने जो डेटा एनालिसिस करा था वो स्टैट का यूज़ करके करा था। तीसरी चीज़ बच्चे, लार्ज सैंपल साइज और कोई भी लिंकेज नहीं मिला था। दीज आर द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये आप देख सकते हो कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, प्लीज़ ये एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। मान लो मैं हाइट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जब हमने क्रॉस बनाया, हम यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन ही ले रहे हैं। जैसे मैंने टॉल लिया विच इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड मैंने डॉर्फ लिया विच इज़ होमोजाइगस रिसेसिव, तो मेरा जो पहला जनरेशन आया उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मुझे मिल गया। अब इसी की सेल्फिंग करवा देंगे। पुनेट स्क्वायर चेक बनाया तो हमने देखा कि हमारे पास 3 टॉल आ गए, मतलब फिनोटाइप की अगर मैं बात करूँ तो 3 टॉल हैं और एक डॉर्फ है, तो फिनोटिपिक रेशियो हो गई मेरे पास 3:1, ठीक है जी। जीनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो एक आपका है कैपिटल टी, ठीक है, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव और 2 हेट्रोजाइगस, तो 1:2:1 हो गई। अगर मैं बात करूँ टेस्ट क्रॉस की, ठीक है, ये क्रॉस है, गलत लिख दिया है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि भाई जो भी मुझे प्लांट दिया है उसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। अब
मान लो ये जो प्लांट है, मुझे नहीं पता कि यार, इसको देख के नहीं बता सकती मैं कि ये डोमिनेटिंग है या फिर ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर ये हेट्रोजाइगस है, कि ये वायलेट क्यों है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस करते हैं विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट और हमें पता चल जाता है कि ये प्लांट क्या है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो जब हमारा रिजल्ट आता है कि सारे के सारे वॉयलेट आगे माने, इसका मतलब है कि जो हमारा जीनोटाइप था वो था होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर हमारे पास 50-50% आए कि 50% वाइट है 50% वायलेट है, देन दिस मीन्स कि इट इज हेट्रोजाइगस। ठीक है जी। सो बैक क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर देना, टेस्ट क्रॉस होमोजाइगस के साथ करना, आउट क्रॉस ये जो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करा तो टेस्ट क्रॉस, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करा तो बैक क्रॉस सॉरी तो आउट क्रॉस। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे पास दो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, तो उसमें से एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा तब करेगा जब वो एक होमोजाइगस कंडीशन में होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, चलो, जब गैमीट्स बनते हैं तो ये बोल रहे हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कैपिटल टी या दोनों ही, अगर कैपिटल टी है तो दोनों एक साथ चले जाएंगे, या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक साथ चले जाएंगे, दोनों अलग होंगे। नॉन मेंडेलियल इनहेरिटेंस में आपके पास सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर दोनों आपके अलील अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई बीच का कैरेक्टर ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन विच इज योर एंटीराइनम, या फिर डॉग फ्लावर, एंड ऑल्सो मिराबिलिस जेलेपा विच इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। तो हमने जब इसमें देखा इन केस ऑफ स्नैपड्रैगन एंटीराइनम, तो हमने देखा कि भाई जो रेड था वैसे तो वो डोमिनेटिंग है, वाइट रिसेसिव है, लेकिन जब हमने इनका क्रॉस करा तो मेरे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन बना। पर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आइडियली तो ये लाल बनना चाहिए था, रेड बनना चाहिए था, लेकिन ये पिंक बना, तो हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और जब इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमें ये चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम है, दैट इज 1:2:1। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई जीन डोमिनेंट है, एलील डोमिनेंट है, तो वो उसका मतलब ये है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो मॉडिफाई नहीं हुई है, वो सही तरीके से काम कर रही है, वो एंजाइम बना रही है प्रॉपरली, प्रोटीन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, और वो अपना काम कर रही है, जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडिफाइड एलील की, तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। या तो मेरा एलील इतना ही मॉडिफाई हुआ है, बहुत कम मॉडिफिकेशन हुआ है कि वो ठीक से काम कर पा रहा है, वो वही इफेक्ट ला पा रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि वो भी एक अनमॉडिफाइड अलील की तरह काम कर रहा है, डोमिनेंट की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारा जो जीन है, हमारा जो अलील है, वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या फिर एंजाइम बना ही नहीं रहा है, तो हम उसको बोलते हैं रिसेसिव। वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में दो आपके जो अलील हैं वो दोनों के दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं। वहां पे दोनों अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे थे तो बीच का इफेक्ट आ रहा था, यहाँ पे दोनों ही अपना इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप जो कि कंट्रोल करा जाता है जीन आई से कंट्रोल करा जाता है, लेकिन अलील 3 है यहाँ पर, IA, IB और I, इसीलिए इसको मल्टीपल अलीलिज्म भी बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ये जो जीन आई है, वो जीन आई रिस्पॉन्सिबल होती है RBCs के ऊपर एक एंटीजन बनाने के लिए, एंटीजन को प्रोट्यूड कर रहा है। अब जो एंटीजन बनता है दैट डिपेंड्स ऑन द अलील। मान लो अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, IA या फिर IAI, तो मेरे पास जो एंटीजन बनेगा इसके ऊपर वो होगा A, ठीक है, और मेरा ब्लड ग्रुप भी A हो जाएगा। अगर मेरा जो जीनोटाइप है दैट इज IB या फिर IBI, तो मेरा एंटीजन बना B और मेरा ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा B। अगर मेरे पास AB है, IAIB है, तो मेरे पास दोनों के दोनों एंटीजन होंगे RBCs के ऊपर और मेरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। जहाँ पे स्मॉल आई है, उस केस में आपके पास कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा और आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। मल्टीपल एलीलिज्म की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होंगे आपके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट। यहाँ पे एनवायरमेंट भी
फैक्टर में आ जाता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी होता है और सारी जीन्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, सब जीन्स साथ में काम करके रिजल्ट ला रही होती हैं। ठीक है जी, ओके। जैसे कि ह्यूमन स्किन की बात करें तो ABC है, तो अगर मान लो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है तो सबसे डार्क कलर होगा, अगर स्मॉल है सब कुछ तो लाइटेस्ट और बाकी सब इन बिटवीन। प्लियोट्रॉपी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन यूरिया, इट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है जी, अब अगर ये जीन खराब हो गया तो हेयर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, आपको स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारी बीटा चेन होती है वो इफेक्ट होती है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जो हमारे RBCs है उसका शेप खराब हो जाता है अगर ये जीन खराब हो गया तो। स्टार्च सिंथेसिस इन पी, मटर में स्टार्च का सिंथेसिस, एक ही जीन कंट्रोल कर रही है साइज ऑफ सीड एंड अमाउंट ऑफ स्टार्च। ठीक है, साइज या फिर शेप लिख सकते हैं तुम, यहाँ पे शेप लिख सकते हैं, शेप ऑफ सीड। तो शेप कैसी होती है भाई शेप होती है इसकी राउंड होगी बिकॉज दिस इज डोमिनेटिंग, एंड इसकी रिंकल्ड होगी, दिस इज गोइंग टू बी रिंकल्ड। ठीक है जी, स्मॉल बी इज रिंकल्ड। अब यहाँ पे क्या है ना कि इधर क्या होता है, यहाँ पे लेस स्टार्च बनता है और यहाँ पे ज़्यादा स्टार्च बनता है, लेकिन जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल B स्मॉल b। आइडियली तो यहाँ पर जो शेप होनी चाहिए थी वो राउंड होनी चाहिए थी, तो शेप तो राउंड रहती है, लेकिन जो साइज आता है ना स्टार्च का वो इंटरमीडिएट आ गया। तो ये आपका प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल हो गया और ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे राउंड एंड येलो सीड लिया है, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड लिया है, इनको आपने अगर क्रॉस करा तो पहली जनरेशन में जो पहला जनरेशन आया वो हेट्रोजाइगोस बनेगा। फिर उसके बाद हम इसकी सेल्फिंग कर देंगे, सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, और नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने का तरीका होता है, जो फॉर्मूला है दैट इज 2⁻n। n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। जैसे कि यहाँ पे 2 हैं तो 4 तरह के आपके पास 4 तरह के आपके पास वो बन गए, ठीक है, गैमीट्स बन गए। ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये है तुम्हारा क्रॉस, ये तुम देख लेना, और इसका ना रेशियो तुम याद रखो, फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1:2:4:2:1:1। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई जो आपके फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है तो ये जो है ना ये इसके इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। इसको ये अपनी मर्जी से जा रहा है भाई, ये नहीं देख रहा कि ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये अपनी मर्जी से जा रहा है, ये अपनी मर्जी से जा रहा है, ये अपना मर्जी से जा रहा है, ये भी। तो ये आपके फैक्टर ये मोनोहाइड्रेट पे नहीं अप्लाई होता है, ये डाई पे होता है, क्योंकि यहाँ पे ही आपके पास 2 कैरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे तो एक ही कैरेक्टर होता है, तो मैं किसके इंडिपेंडेंटली बोलूँ, किसी के नहीं बोल सकती ना, है ना। ओके, ठीक है, तो इसलिए ऑलराइट। अब जब हमने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे बनाई, जब हमने ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको हमने क्रोमोसोम के ऊपर भी अप्लाई कर दिया और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई कर दिया, तो ये थियरी बनी। किसने दी थी, सटन एंड बोवरी। लेकिन यूनाइट किसने करा था, सटन ने करा था। ठीक है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दी रखी है कि भाई ये किसी के साथ भी जा सकता है, ये जो ऑरेंज वाला है ये ग्रीन के साथ भी जा सकता है, पर्पल के साथ भी, ऐसे ही जो येलो वाला है वो पर्पल के साथ भी जा सकता है, ग्रीन के साथ भी। दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इसकी कि क्रोमोसोम्स ही हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होती है जब मायोसिस होता है, ठीक है जी। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जब आपका गैमीट बनता है तो ये अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, राइट। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय मॉर्गन। मॉर्गन का जो स्टडी मटेरियल था दैट वाज ड्रोसोफिला। क्यों था भाई, कारण वही है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज मिल जाता था, बड़े सारे बच्चे करते थे, शॉर्ट लाइफ स्पैन था, ठीक है, और जो सेक्सेस थे ना मेल एंड फीमेल, उसमें काफ़ी क्लियर सेक्सुअल डिस्टिंग्विश हम कर सकते थे, मेल छोटा होता था, फीमेल बड़ी थी।
तो वेरिएशंस जो थी इनकी वो भी हम लो पावर माइक्रोस्कोप पे देख सकते थे। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर जीन, 2 जीन या 2 से ज़्यादा जीन, वो कितने पास हैं और कितने दूर हैं। अगर कोई चीज़ पास है तो वो साथ में ही मूव करेगी, अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको सेपरेट करना ईजी है। तो जितना लिंकेज, तो इसी बेसिस पे लूजली एंड टाइटली लिंक्ड बोल दिया हमने, जितना लिंकेज, जितना क्लोज है कोई जीन, उतना ही मुश्किल है उनको अलग करना। इसका मतलब है उतना ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, उतना ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जैसे कि ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट करा लिंकेज के लिए ही, रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए, ठीक है। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है, हम कैपिटल या स्मॉल नहीं यूज़ करते, हम स्मॉल ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट होता है उसके प्लस ऊपर बस हम प्लस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ येलो बॉडीड तो स्मॉल वाई, ब्राउन बॉडीड स्मॉल वाई और साथ में आपने प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस प्लस लगा दिया। अब ये जो क्रॉस है ना, इस क्रॉस में हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि परसेंटेज क्या दिया हुआ है। अगर पेरेंटल परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिया, इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन तो बहुत कम हुआ है। मान लो यहाँ पे 1% हुआ है, 1.3% हुआ है, इसका मतलब है कि जो जीन्स है वो साथ में लिंक्ड हैं, टाइटली लिंक्ड हैं, ठीक है। द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, बस यही मतलब है इसका। और ज़्यादा इस पर तुम्हें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है वो दूर थे, दे वर लूजली लिंक्ड, ओके बच्चों, ठीक है जी। चलो, जीन मैपिंग आपको किसने दिया था? एल्फर्ड स्टर्टवेट ने दिया था। इन्होंने बेसिकली यही फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर करके सारे जितने भी जीन्स थे ना, जो भी जीन्स थे क्रोमोसोम के ऊपर, उन्होंने बोला कि हम इनको बता सकते हैं कि क्या अरेंजमेंट है, ठीक है, क्या अरेंजमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया था। और जितने भी जीन्स होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। हमारा लिंकेज ग्रुप जो है कितने हैं? 23, बिकॉज वी हैव, हमें आधा सेट देखना है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हें निकालनी है तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग को डिवाइड करोगे टोटल से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। म्यूटेशन सडन चेंज होता है, एक होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें आपका या तो एक गेन हो सकता है या लूज भी कर सकते हो तुम सीक्वेंस को, एक भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 या 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल जगह पे कुछ चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पर ए और टी ये दोनों बदल गए, ए गेट्स एक्सचेंज विद टी, ठीक है जी। और फिर इसलिए जो मैसेंजर आरएनए बना वो हमारा जीएजी की जगह जीयूजी बन गया। तो इसलिए ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन लग गया 6th पोजीशन पे बीटा चेन के, एंड दैट इज वाई सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। म्यूटाजेंस आपके फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। फिजिकल जैसे कि रेडिएशंस आ गई, यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, एक्सरेज। केमिकल्स में मस्टर्ड गैस आ गया, फिनॉल आ गया, एसिटिक एसिड आ गया, फॉर्मिक एसिड आ गया, अमोनिया आ गया, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपके सेक्स क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एलोसोम, और दूसरे वाले जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। तो ये किसने डिस्कवर करा था एक्स क्रोमोसोम? हेनकिंग ने। जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे इंसेक्ट के केस में, उन्होंने देखा कि जो इंसेक्ट होते हैं उसमें जो स्पर्म बन रहे हैं ना, आधे स्पर्म ऐसे बन रहे हैं जिसमें एक कुछ अनआइडेंटिफाइड कुछ है, दैट वाज एक्स क्रोमोसोम। अब क्योंकि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता था तो उन्होंने उसको एक्स बोल दिया, और जो दूसरे स्पर्म्स बन रहे थे उन स्पर्म्स के अंदर वो चीज़ नहीं आ रही थी, एक्स क्रोमोसोम नहीं आ रहा था, बिकॉज जो मेल होते हैं ना इंसेक्ट्स में, वहाँ पर आपके पास ऑटोसोम तो चलो पूरे हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है। तो जब स्पर्म बनता है, आधे स्पर्म्स को वो एक्स क्रोमोसोम मिल गया और आधे स्पर्म के पास वो एक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा नेचुरली, सो यस दे हैव 1 क्रोमोसोम लेस देन फीमेल। तो मेल्स होते हैं हेट्रोगेमेटिक, फीमेल्स होती हैं होमोगेमेटिक, ठीक है जी। अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे मैंने बार बॉडी भी लिखा हुआ है, तो बार बॉडी क्या होता है? बार बॉडी होता है जैसे फीमेल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में अगर मैं बात करूँ तो वी हैव 2 क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम। तो उस केस में जो सोमैटिक सेल्स हैं हमारे, उसमें एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास एक बार बॉडी है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 आपको बार बॉडी दे देगा, ठीक है। Okay, sex determination in humans and Drosophila, we have the females are होमोगेमेटिक, क्योंकि हमारे पास XX 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी। हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों सेम है, तो वी आर होमोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक मेल्स होते हैं क्योंकि उनकी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों अलग है, X एंड Y, ठीक है। तो फीमेल और मेल बच्चा होने के 50-50% चांसेस होते हैं। अब बर्ड्स में उल्टा है, द मेल्स आर होमोगेमेटिक एंड द फीमेल्स आर हेटेरोगेमेटिक। मतलब
जो यहाँ पे ZZ वाला होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हमारा XXZ XY था, इनका ZZ वाला है। अब यहाँ पे जो फीमेल है वो है हेट्रोगेमेटिक, तो फीमेल दो तरह के एग्स बना रही है, वाइल ये जो मेल है वो एक ही तरह के स्पर्म बना रहा है। तो यहाँ पे भी चांस जो है फर्टिलाइजेशन के बाद मेल या फीमेल बच्चा बनने का 50-50 ही है, हर जगह यही रहता है। अगर मैं बात करूँ हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो कि होता है हनी बी में, तो वहाँ पे फीमेल तो होती है डिप्लॉइड, मेल होता है हेप्लॉइड, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम नंबर हैं, फीमेल के केस में 32 है, मेल के केस में 16 है। अब अगर मेल हेप्लॉइड है तो वहाँ पर जो स्पर्म्स बनेंगे वो तो माइटोसिस से बनेंगे, फीमेल डिप्लॉइड है, एग बनेंगे वो तो मायोसिस से बनेंगे। यहाँ पे फीमेल डिसाइड कर रही है, जो क्वीन बी होती है वो डिसाइड कर रही है कि भाई ये कितने एग्स को फर्टिलाइज करेगी, कितनों को नहीं। जो फर्टिलाइज हुए उनका नंबर तो 32 बन जाएगा, तो वो बन गई फीमेल, जो नहीं हुए वो बनेंगे मेल, ठीक है, जो नहीं बने वो बनेंगे मेल। अब पेडिग्री एनालिसिस होता है आपका, ये कुछ सिंबल्स हैं बच्चे, देख लेना, मेल फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, दिस सजेस्ट द चिल्ड्रंस अफेक्टेड, क्या होता है अफेक्टेड जब शेड कर देते हैं, ठीक है जी। ट्रिक्स क्या हैं इसको सॉल्व करने की, अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो आपका जो केस है वो होगा रिसेसिव, अगर स्किप नहीं हो रही है तो डोमिनेंट, अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो एक्स लिंक्ड है, क्योंकि अपना जो सिलेबस है ना उसमें एक्स लिंक्ड ही दी हुई है सारी जो डिसऑर्डर्स हैं, वाई लिंक्ड नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो आपको ये देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है कि जो बीमारी हो रही है वो लड़के लड़की दोनों को हो रही है, तो मतलब वो ऑटोजोमल हो जाएगी। अगर वो किसी एक ही को हो रही है, लेट्स से बॉयज़ ही, जो हमारे एग्जाम्पल है उसमें बॉयज़ ही मेनली बॉयज़ ही सफ़र कर रहे हैं, तो वो जनरली एक्स लिंक्ड होती है, ठीक है ओके। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करें तो फिर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, विच इज सेक्स लिंक्ड, जो कि आपके रेड और ग्रीन कोन सेल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है जी। एक्स क्रोमोसोम के लिए ऊपर है, इसमें जो अफेक्टेड फीमेल्स हैं वो 0.4% है, मेल ज़्यादा होते हैं 8%, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड, रिसेसिव ही है, ठीक है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ठीक से, क्योंकि आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अफेक्टेड हो जाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी इसकी, इसलिए इस डिजीज को हम बोलते हैं रॉयल डिजीज, ठीक है। ये कंट्रोल होती है H से, कैपिटल H इज नॉर्मल जीन। अब जब आप स्मॉल h लिख रहे हो तो मतलब ये है आपकी जिससे हीमोफीलिया हो रहा है। दीज आर द जीनोटाइप ऑफ कैरियर, ठीक है, जब आपने स्मॉल h लगा दिया। एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ अफेक्टेड मेल, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ फीमेल जो कि अफेक्टेड है, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि हीमोफिलिक मेल्स वाइबल नहीं होते, इसलिए हीमोफिलिक फीमेल्स भी ज़्यादातर नहीं मिलती हैं। सिकल सेल एनीमिया हमने अभी करा डिस्कस, दैट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और ये कंट्रोल होता है HB कैपिटल A एंड HBS जीन से। HBS जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगी, HBA जो नॉर्मल है। अब इसका जो कैरियर है वो ऐसा दिखेगा, हेट्रोजाइगस, अफेक्टेड दोनों के दोनों खराब हो गए, क्रोमोसोम जीन नॉर्मल दोनों ठीक है, क्रोमोसोम 11 पे होता है ये वाला प्रॉब्लम, तो बीटा चेन इसमें अफेक्ट होती है। दिस इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ओके बच्चों, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरिया पे आ जाओ, ये भी हमने अभी डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास होता है PAH जीन, विच इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो आपका एंजाइम होता है, इसका जीन अगर खराब हो जाए तो भाई, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है, इसका मेटाबॉलिज्म करता है और टायरोसिन बनाता है। टायरोसिन मेरी बॉडी में डोपामिन बना रहा है, मेलानिन बना रहा है, तो अगर ये नहीं होगा मेरे पास एंजाइम तो ये भी नहीं हो पाएगा, फिर ये इकट्ठा हो जाएगा मेरी बॉडी में, इकट्ठा हो जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन एंड हेयर ग्रोथ हो जाएगा। थैलेसीमिया देखो, थैलेसीमिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि अल्फा थैलेसीमिया तब होगा अगर अल्फा चेन कम हो गई, बीटा थैलेसीमिया बीटा चेन कम होगी, बीटा ग्लोबिन चेन कम हो गई। अल्फा को दो आपकी जीन्स हैं जो रेगुलेट कर रही हैं, ठीक है, HBA, A स्टैंड्स फॉर अल्फा 1 2। अब क्योंकि तुम्हारे पास क्रोमोसोम तो दो हैं, है ना, दो सेट हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ जीन तो 4 हो गई, तो चारों में से कोई एक भी खराब तो अल्फा थैलेसीमिया। बीटा को अगर हम देखें क्रोमोसोम 11 पे है, जो ये 16 पे थी, अल्फा 16 पे थी,
तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जीन है HBB, B स्टैंड्स फॉर बीटा। यहाँ पे म्यूटेशन अगर हो गया एक में या दोनों में तो खराब, ठीक है जी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी, जहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। एनिमल्स सर्वाइव नहीं करते, प्लांट्स पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस देखूं तो एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर 1 या 2 से कम या ज्यादा हो रहा है। जब कम हो रहा है तो 1 कम हो रहा है तो मैंने बोला मोनोजोमी, 2 कम हो रहा है तो मैंने बोला नलीजोमी, 1 ज्यादा हो रहा है तो ट्राइजोमी, 2 ज्यादा हो रहा है तो टेट्राजोमी, ठीक है। क्यों होता है ये? नॉन डिसजंक्शन की वजह से। आपका क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। आपके आधे आधे क्रोमोसोम होने चाहिए 23, लेकिन ये क्रोमोसोम ऐसे अलग नहीं हो रहे। लेट अस से कि एक के पास चले गए 24, दूसरे के पास चले गए 22, तो जो ये 22 वाला जब किसी एक नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो 45 रह गए, है ना। और जब ये 24 वाला किसी नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, राइट बच्चों। अब हमें डिस्कस करने हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, जिसमें की है डाउन सिंड्रोम, जहां पे हो जाती है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम आपके पास 47 हो जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स है वो हैं कि शॉर्ट स्टैचर्ड है, स्मॉल राउंड हेड है, फरो टंग है, पार्शियली ओपन माउथ है, पाम क्रीज है जो कि ब्रॉड पाम क्रीज है, ठीक है जी। फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो चुकी है, ओके जी। देन क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, आपके पास यहाँ पे एडिशनल कॉपी आ जाती है ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द मेल्स, ठीक है। मेल्स में एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ गई तो आपके पास 47 क्रोमोसोम हो गए। इधर क्या, सिंस यू हैव वाई क्रोमोसोम तो आपके पास ओवरऑल डेवलपमेंट तो मैस्कुलिन हो रहा है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर भी आ जाएंगे जो कि जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, एंड दे आर मोस्टली स्टेराइल। अगर मैं बात करूं टर्नर सिंड्रोम की तो यहाँ पे आपके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है, फीमेल्स में होता है। यहाँ जो फीमेल्स होती हैं तो आपके पास टोटल क्रोमोसोम हो गए 45, यहाँ जो फीमेल्स होती हैं बेटा जी वो होती हैं स्टेराइल, ओवरीज होती हैं रूडिमेंट्री। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी ठीक से डेवलप नहीं होते। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करूं तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कि आपकी जो म्यूकस वाली जितने भी ट्रैक होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब वहाँ पे जो म्यूकस है दैट बिकम स्टिकी एंड थिक एंड इसलिए ब्लॉकेज हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। दिस वाज अ क्विक रिवीजन बच्चे, ये डिटेल के लिए नहीं है। डिटेल अगर देखना है तो कल मैंने सेशन लिया था। जो भी दिक्कत हो मुझे बताना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इससे हेल्प हुई और चाहिए ऐसा तो बताना। कमेंट्स दिल खोल के करना, दिल खोल के लाइक करना। ओके जी, मैं मिलूंगी आपको इन द प्रैक्टिस क्लास। बाय बाय, जय हिंद।